नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा और सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की। 15 अप्रैल तक रहना होगा जेल में। बीजेपी ने साधा निशाना। महाराष्ट्र में एमवीए के बीच सीट शेयरिंग फाइनल। शिवसेना 21 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सांगली सीट भी शिवसेना के खाते में। एनसीपी को 10 और कांग्रेस को 17 सीटें मिली। उद्धव ठाकरे बोले बीजेपी होगी तड़ी पार। नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन, मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। नवरात्रि के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने शक्ति की दिलाई याद। पीलीभीत के चुनावी मंच से विपक्षी गठबंधन पर प्रहार। राजनाथ बोले कांग्रेस का घोषणा पत्र देश को पीछे धकेलने वाला। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद बाजार में मुनाफा वसूली। इंट्राडे में सेंसेक्स निफ्टी ने बनाया नया शिखर, लेकिन आखिर में फिसलकर बंद। मिड कैप इंडेक्स भी गिरा। सोने चांदी में तेजी बरकरार। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा सोना। 71,500 के पार निकले भाव। चांदी भी 82,400 के करीब कायम। सेंट्रल बैंकों की खरीदारी और डॉलर में कमजोरी से कीमतों को मिल रहा है सपोर्ट। इस साल मॉनसून होगा मेहरबान। प्राइवेट वेदर फोरकास्ट एजेंसी स्काईमेट का ऐलान। कहा सामान्य से 102% होगी बारिश। जुलाई अगस्त में ज्यादा बरसेंगे बादल। पश्चिमी भारत में होगी ज्यादा बारिश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली के शराब घोटाला मामले से, जिसमें केजरीवाल को आज दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा, यानी 15 अप्रैल तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। और अब इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए सीधा चलते हैं असीम मनचंदा के पास। तो असीम, केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है आज? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। अरविंद केजरीवाल ने इसको दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि उनका रिमांड और उनकी गिरफ्तारी दोनों ही अवैध है। शराब घोटाले में उनका नाम कहीं भी नहीं आया है। इतना ही नहीं, ईडी को कोई भी मनी ट्रेल नहीं मिला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पूरे मामले की सुनवाई की और 3 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी ने मनी ट्रेल दिखाया है। इतना ही नहीं, जो गवाहों ने बयान दिया वो साफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इस साजिश से जुड़े हुए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी ने उनको कम से कम 9 सम्मन भेजे, वो एक बार भी ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए। जो आम आदमी है या मुख्यमंत्री है, उनके लिए कानून अलग अलग नहीं हो सकता, उनको एक ही कानून का पालन करना पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। अब अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको तब तक की न्यायिक हिरासत दी है। अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग कर सकते हैं। शुक्रिया सीम इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं केजरीवाल की जमानत अर्जी खारिज होने पर बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कठोर तथ्यों के सामने आने से केजरीवाल का किरदार तार तार हो गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है, उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार
का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया है। चलिए अब बुलेटिन में बात करते हैं चुनावी महासंग्राम की खबरों की। महीनों तक उठापटक और तमाम खींचतान के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। उद्धव गुट को सबसे ज्यादा 21 सीटें मिली हैं तो शरद पवार गुट के खाते में 10 और कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। एमवीए में सांगली और भिवंडी सीट पर जो पेच फंसा था वो भी अब सुलझ गया है। सांगली सीट उद्धव गुट के खाते में आई है, जबकि भिवंडी सीट की बात करें तो शरद पवार गुट को ये सीट मिली है। तो इस पूरे अपडेट पर अब ज्यादा डिटेल्स लेते हैं दिवाकर से। तो दिवाकर, ये बताएं कि एमवीए में तो अब बात बन गई है, लेकिन ये सुलह हुई कैसे? क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि खटपट की बहुत सारी खबरें आ रही थी। करीब 4 महीने के बाद देखिए महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान हो गया है, जिससे सबसे ज्यादा सीटें जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को मिली हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 21 सीटें मिली हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, जबकि एनसीपी शरद पवार जो गुट है उसको 10 सीटें इस सीट शेयरिंग में मिली हैं। अब ऐसे में क्योंकि लगभग जो है 41 सीटों पर इन तीनों पार्टियों ने पहले ही उम्मीदवार जो है वो घोषित कर दिया है। उसके बाद अब 7 सीटों का जो पेच है उस पर भी जो है वो पेच सुलझ गया है। और अब ऐसे में जो 3 से 4 सीटें जो है कांग्रेस जो है अब अनाउंस करेगी। इसके अलावा जो शिवसेना यूबीटी है वो अपनी सभी सीटें जो है उस पर उम्मीदवारों का ऐलान घोषित कर चुकी है। इसके अलावा जो शरद पवार एनसीपी है उसके जो है 3 उम्मीदवारों का ऐलान अभी भी होना है, तो वो आने वाले 1-2 दिनों में हो जाएंगे। लेकिन इस सीट शेयरिंग के आधिकारिक ऐलान में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस के हाथ से सांगली और भिवंडी जो कि उसकी परंपरागत सीटें थी वो उसके हाथ से छीन गई हैं। और इसके अलावा जो इस सीटों के छीने जाने के बाद जो कांग्रेस में नाराजगी है वो अब बाहर आ रही है। मुंबई कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं वर्षा गायकवाड़ वो भी काफी नाराज हैं। दरअसल उनकी नाराजगी की वजह यह है कि मुंबई में वो 3 सीटें मांग रही थी, लेकिन मिली सिर्फ कांग्रेस को 2 सीटें हैं। और उसमें से एक सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस नहीं लड़ना चाहती थी चुनाव, वहां पर उम्मीदवार खड़ा नहीं करना चाहती थी। नॉर्थ मुंबई की सीट जहां से पीयूष गोयल महायुति के उम्मीदवार हैं। लेकिन ऐसे में जो सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान हुआ है उसमें साफ तौर पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने बाजी मारी है। उन तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवारों पहले घोषित कर चुकी है जहां पर विवाद था, चाहे वो सांगली की सीट हो, भिवंडी की सीट हो, मुंबई नॉर्थ पश्चिम की सीट हो या फिर दक्षिण मध्य मुंबई की सीट हो। इन तमाम सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने बाजी मारी है। वहां पर उम्मीदवार उसने भी घोषित कर दिए हैं। और ऐसे में अब कांग्रेस के लिए मुसीबत यह है कि जो सांगली में स्थानीय नेता है, भिवंडी में स्थानीय नेता हैं, मुंबई में जो स्थानीय नेता हैं, उनकी नाराजगी को कैसे दूर किया जाए। और इसी नाराजगी के बीच अगर बगावत हो वो भी कहना जो है गलत नहीं होगा, क्योंकि जो सांगली के तमाम नेता हैं वो इस ऐलान के बाद से उनका फोन बंद आ रहा है, वो नॉट रीचेबल है। और जब माना यह जा रहा है कि कल स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी एक बैठक होगी, उस बैठक के बाद वो फैसला लेंगे। शुक्रिया दिवाकर ये सारी जानकारी हमें बताने के लिए। वहीं एमवीए में सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को तड़ी पार कराने का वक्त आ गया है और वो तड़ी पार होगा। प्रयास तो लगातार जारी है और मैं मानता हूं कि अभी ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी जनता ने तय किया है कि इस बार जो मैंने नारा दिया था कि इसको तड़ी पार करना है तो जनता करके दिखाई। पहले दिन आज नवरात्रि का पहला दिन है और राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। यूपी के पीलीभीत में जनसभा में उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन शक्ति का अपमान करता है और शक्ति के उपासक कभी भी उनको माफ नहीं करेंगे। आज नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन, मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है।
आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश में नामसाई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चीन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भारत सभी पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर चाहता है, लेकिन अगर मान सम्मान को चोट पहुंची तो करारा जवाब देने से भी भारत नहीं हिचकेगा। मन बना लिया है कि इस बार तपिरगांव जी को फिर से पहले से कहीं अधिक मतों से विजय दिलाकर उनको भारत की संसद में भेजना। यदि आप लोगों ने मन बना लिया, जरा हाथ उठाकर तालियां बजाइए तो मैं मान लूं कि आप लोगों ने मन बना लिया। पीछे के लोग भी, पीछे के लोग जो बैठे हैं, अच्छा वहां भी बज रही हैं तालियां, तो मैं मान लिया। हमारे सारे एमएलए जो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे एमएलए कौन है, जरा खड़े हो जाइए। कहाँ हैं? एक बात खड़े हुए जनता के सामने एक बार इनके लिए भी तालियां बजाकर आशीर्वाद आप सभी दे दें। आपसे अपील करना चाहता हूं, प्रांतों के कुछ स्टेट्स के हम नाम बदल दें तो क्या नाम बदल देने से चाइना के वो स्टेट्स हमारे हो जाएंगे? इस गफलत में चाइना को नहीं रहना चाहिए। मैं मानता हूं ऐसी हरकतों से भारत और चीन के बीच के रिश्ते खराब होंगे। हमारे यहां अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, इस बात को हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। भारत की जो सोच है, हम सारे पड़ोसियों के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, मधुर रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों, स्वाभाविक है उसका जवाब देने की भी कुव्वत आज भारत के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं। हरियाणा में बीजेपी के दिग्गज नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की मौजूदगी में वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इससे पहले उनके बेटे विजेंद्र भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी से कांग्रेस में वापसी करने पर वीरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं। चौधरी साहब, कितने सालों बाद वापस कांग्रेस में इस दफ्तर में आपकी वापसी हुई? लगभग 10 साल, और बहुत से पुराने साथी, उनसे वैसे भी मिलना जुलना था। और गजब की बात तो ये है, जो आपको भी हैरानी होगी, कि जब मैं 10 साल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में, मंत्री भी रहा हूँ, तो मेरा ज़्यादा मिलने वालों का जो था रिश्ता वो कांग्रेस के लोगों से ज़्यादा था। भाजपा के लोग बहुत कम मिलते थे, वो ज़्यादा मिलते थे, और भाजपा के जो लोग मिलते थे उनको जानने में मुझे समय लगा। लेकिन मिलने का उनका भी शायद ये इरादा हो कि ये कांग्रेस से आया हुआ, शायद हमारे को इतना समझेगा नहीं। तो ये पुराना प्यार आप कह रहे थे, पुराना प्यार कभी भूला ही नहीं? पुराना प्यार क्या, सब कुछ देखो। 42 साल कांग्रेस में कोई रहो, और जब मैं 25 साल का था, ज़रूरत होती है चुनाव लड़ने की। 25 साल के नौजवान आदमी को अगर चुनाव लड़ने का मौका मिले और 42 साल का उसका राजनीतिक जीवन हो एक ही पार्टी में, ये नहीं है। हमने बीच में पार्टी, हमारे को कांग्रेस ने निकाल भी दिया था। हमने तिवाड़ी कांग्रेस बनाई थी, उसका मैं महामंत्री था, फिर हम मर्ज किया। तो लेकिन कांग्रेस की जो कल्चर है, जो कांग्रेस का जो एक सिस्टम है, हम उसी का हिस्सा रहे। और इसीलिए मेरे मन में कई बार ये ख्याल आता था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है बीजेपी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में ज़्यादा कोई फ़र्क ना हो, थोड़ा बहुत होगा तो उसमें एडजस्टमेंट हो सकती है। लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस किया कि दोनों की विचारधारा में बहुत बड़ा अंतर है।
चलिए अब आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हमारी स्पेशल कवरेज, चुनावी मूड माहौल। वोटिंग के लिए चुनाव आयोग की तैयारी भी पूरे जोर शोर से चल रही है। मतदान केंद्रों तक ईवीएम पहुंचाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने अहमदाबाद में चुनाव आयोग के सेंट्रल ईवीएम डिस्पैच सेंटर का जायजा लिया है। देखिए। चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है। कुछ दिनों के बाद पहले चरण का मतदान भी शुरू हो जाएगा लोकसभा चुनाव का। अभी हम अहमदाबाद के एक वेयर हाउस में है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया है ईवीएम मशीन और वीवीपैट का। आप देखिए कि गुजरात के हर जिले का जो चुनाव अधिकारी है उनको यहां पर भेजा गया है, जो इस प्रक्रिया में शामिल है, और यहां से वो जितने भी ईवीएम या तो वीवीपैट है वो ले जाएंगे। आप देखिए कि यहाँ पर बंद बक्से में ले जाया जा रहा है, यहाँ पर काउंटिंग हो रहा है और यहाँ से सीधा अपने अपने जिले के जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ पर ले जाया जाएगा। यहाँ पर देखिए कि पूरा का पूरा एक सीरियल नंबर और वो लिख कर दिया गया है ताकि कोई भी चूक ना हो और पूरा का पूरा प्रोसेस है वो एकदम फुल प्रूफ हो। यहाँ पर आगे से लेकर पीछे तक आप मेरे आसपास देख सकते हैं कि प्रक्रिया चल रही है और ये लगातार 4 दिन तक चलने वाली है और हर जिले के अंदर वीवीपैट और ईवीएम मशीन को भेजा जाएगा। उसका सीरियल नंबर यहाँ पर नोट किया जाएगा। उसी सीरियल नंबर को जो भी जिले में ये ईवीएम जाएगा वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम में बंद कर दिया जाएगा और चुनाव के दिन उनको अलग अलग जगह पर अपने जिले में भेजा जाएगा। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य और आनंद होगा, लेकिन गुजरात की 2 ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ एक वोटर है, लेकिन वहां पर भी चुनाव आयोग ने वो एक व्यक्ति वोट कर सके उस तरह का प्रबंध किया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो परंपरा है, हमारा जो लोकतंत्र है वो सबसे दुरुस्त है और प्रधानमंत्री ने इसलिए कहा है कि इलेक्शन टूरिज्म को भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि दुनिया देखे कि हमारा प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट है। केतन जोशी, अहमदाबाद। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किए हुए कंटेंट से भारत में चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में चीन से सावधान रहने की सलाह दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत में लोकसभा चुनाव के बीच माइक्रोसॉफ्ट ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि चुनाव के दौरान चीन से सावधान रहने की जरूरत है। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार कंटेंट बनाने और उसे सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की तैयारी कर रहा है। चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने कंटेंट से अपना हित साधने की कोशिश करेगा। चीन मीम्स, वीडियो और ऑडियो के जरिए चुनाव प्रभावित करने की कोशिश करेगा। चीन ताइवान के चुनाव के दौरान ऐसी कोशिश कर चुका है। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया भी ऐसा करने की कोशिश में हो सकता है। तो यही कोशिश है चाइना की, और ये सिर्फ भारतीय इलेक्शन के लिए नहीं, विश्व में जहां कहीं भी इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो यूएस के इलेक्शन हो वहां पर या कोरिया के इलेक्शन हो, हर जगह ये इम्पैक्ट होगा, ऐसा कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत क्रेडिबल कंपनी है और यदि उनकी एनालिसिस है, रिसर्च है, तो उनके पास कुछ ना कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं। भारत के अलावा इसी साल अमेरिका और साउथ कोरिया में भी चुनाव होने वाले हैं। चीन इस दौरान अपना नैरेटिव तैयार करेगा। इसके लिए उसने कई प्रयोग करने की शुरुआत भी कर दी है। चीन की जो एजेंसीज हैं वो ISPR का इस्तेमाल करेंगी, उनको फंड करके, उनको तकनीक देख के वहां से एक लोकलाइज कंटेंट पैदा करने, क्योंकि भारत की देखिए हमारा और पाकिस्तान का रहने समझने का तरीका, भाषाओं की एक तरह से समझ, हमारे हाव भाव दिखना, ये सब एक काफी कॉमन फीचर्स हैं, तो एशियन फीचर्स है। तो वो मुझे लगता है कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर जो है भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। सरकार इसको लेकर पहले से ही सावधान है। सोशल मीडिया कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कंटेंट को तुरंत हटाने की सलाह दी गई है। साथ ही ऐसे कंटेंट की जांच करने के लिए हेल्पलाइन भी जारी की गई है। असीम मनचंदा, दिल्ली। चलिए अब
चलिए अब बात करते हैं आज के अड्डा टीज की और पॉलिटिक्स में ब्रांड की क्या अहमियत है और ब्रांड मोदी किस तरह से ब्रांड राहुल या ब्रांड ममता या फिर ब्रांड केजरीवाल से आगे है। आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की। आज हफ्ते के दूसरे दिन बाजार ने रिकॉर्ड स्तरों को छुआ मगर आखिर के 2 घंटों में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 59 अंक और निफ्टी 24 अंक गिरकर बंद हुए। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, रियलिटी, बैंकिंग शेयरों में रही। वहीं पीएससी इंफ्रा ऑटो इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। कल ही खबर आई थी कि बीएसई का मार्केट कैप 400 लाख करोड़ पार कर गया है और आज सेंसेक्स ने पहली बार 75,000 का जादुई आंकड़ा भी पार कर लिया। सिर्फ 82 दिनों में सेंसेक्स ने 70 से 75,000 का सफर पूरा किया है। कौन है इस तेजी के सिकंदर, बताने के लिए अब हमारे साथ है सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, ये बताएं सेंसेक्स के 70 से 75,000 के सफर के कौन रहे हैं सिकंदर शेयर? अगर कुछ नंबर्स को देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं, जहां पर सेंसेक्स की डायमंड जुबली यानी 75,000 का जो नंबर है वो पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन इस पूरी तेजी में 4 कंपनियों का सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिसमें आता है रिलायंस, जिसमें आता है एसबीआई, जिसमें आता है भारतीय एयरटेल और टीसीएस। ये 4 कंपनियां इन्होंने अपने पूरे 5,000 अंकों की जो तेजी है सेंसेक्स में उसका 60% योगदान सिर्फ इन 4 कंपनियों की तरफ से ही आता हुआ दिखाई पड़ा है, जिसमें रिलायंस का सबसे बड़ा योगदान है सिंगल हैंडेडली। ऑब्वियसली वेटेज भी ज़्यादा है लेकिन सिंगल हैंडेडली रिलायंस ने करीब 30% के आसपास का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो दिया है। 82 दिनों में ये 70 से 75,000 का जो नंबर है ये पार होता हुआ दिखाई पड़ा और इन 82 दिनों में इन सभी कंपनियों की जो मार्केट कैप है वो करीब 7.5 लाख करोड़ बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। कंट्रीब्यूशन वाइज देखिए, पहले 4 कंपनियां यानी कि रिलायंस, एसबीआई, भारती और टीसीएस करीब 62% के आसपास इस तेजी का योगदान इन 4 से आया। दूसरे 4 जिसमें आते हैं टाटा मोटर्स, सन फार्मा, एनटीपीसी और मारुति, करीब 28% का योगदान यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। तो 62 और 28 यानी कि मोटा मोटा मान लीजिए 80-90% जो योगदान है वो इन 8 कंपनियों से आया और बचा कुचा योगदान जो है यहाँ इनसे आया। अभी आप कहेंगे 30% से ज्यादा निकल रहा है क्योंकि सामने नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां भी थी तो उनका नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन भी था इसीलिए, लेकिन मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो यहीं से आता हुआ दिखाई पड़ा है। ये 12 कंपनियों में जो कॉन्ट्रीब्यूशन आया भी है उसके सामने 10 से 12 कंपनियां जो कि नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रही थी, इस लिहाज से कंट्रीब्यूटर इस तरह से देखने को मिला। अब आते हैं निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक के केस में आपको जो एक हाई से दूसरा हाई यानी कि दोबारा जो एक बारी ऑल टाइम हाई निफ्टी बैंक ने अचीव किया है उसमें भी 2 बड़े नाम खाली आते हुए दिखाई पड़े हैं। एक है एसबीआई और दूसरा है आईसीआईसीआई। इन दोनों ने करीब 10% के आसपास की तेजी बाजार में दी है, निफ्टी बैंक को कंट्रीब्यूट किया जिसके दम पे चले हैं। पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में करीब 20 से लेकर 40% तक का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि एचडीएफसी बैंक भी रिकवर हुआ है लेकिन रिकवरी के बावजूद भी एचडीएफसी बैंक अभी भी पिछले हाई से लेकर अब तक करीब 9% नीचे कामकाज कर रहा है। तो मेजरली कंट्रीब्यूशन वाइज निफ्टी बैंक में एसबीआई और आईसीआईसीआई रहे और अगर आप निफ्टी कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो उसमें रिलायंस, एसबीआई, भारतीय एयरटेल और टाटा कंसल्टेंसी, ये 4 नाम हैं जो कि मेजरली बाजार को तेजी देने में सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़े। शुक्रिया सुमित इस पूरे अपडेट के लिए। बात करते हैं सोना चांदी की, जिसके दाम लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। एमसीएक्स पर सोना 71,500, वही चांदी 82,400 के स्तर पार कर चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में भी बुलियन रोज नए हाई बना रहा है। ऐसे में क्या इस रिकॉर्ड तोड़ तेजी के कारण सोना चांदी खरीदने का फिलहाल सही वक्त है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ है मनीषा गुप्ता। तो मनीषा जी, ये बताएं कि सोना चांदी के भाव अभी और आगे कितने बढ़ सकते हैं? जोरदार तेजी यहां पर सोने और चांदी में जारी है। सोने में ऑल टाइम हाईज हमने आज फिर से बनते हुए देखे हैं। 71,100 के ऊपर के लेवल्स यहां पर बने। तो जहां तक चांदी की बात है 82,000 प्रति किलो के ऊपर के स्तर हमने यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। जहां तक सोने की बात है यहां पर फंड्स की जो खरीदारी है वो जारी है। चाइना में हमने बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स होते हुए देखे हैं, डेफर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ट्रेड होते हुए देखे हैं और जो लेटेस्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा आया है वो बताता है कि मार्च 17वां ऐसा महीना था जब चीन की तरफ
तरफ से हमने रिजर्व्स में गोल्ड की खरीदारी होते हुए देखी। सिर्फ चाइना ही नहीं, भारत, इराक, टर्की, कजाकिस्तान, ईस्ट यूरोप के कई देशों ने यहाँ पर गोल्ड को अपने रिजर्व्स में लिया है। आगे जाके भी माना यह जा रहा है कि जिस तरह का ये मोमेंटम है, कुछ और तेजी आप यहाँ पर सोने में बरकरार देख पाएंगे। अब जहां तक चांदी की बात है, भारत ने फरवरी में रिकॉर्ड इंपोर्ट किए हैं। उस समय तो प्राइसेस बहुत ज्यादा थे भी नहीं, लेकिन अब बाजार को लगता है क्योंकि आज गुड़ी पाड़वा है, अब धीरे धीरे यहाँ पर फेस्टिवल्स और शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, तो इन हायर स्तरों पर भी आप खरीदारी लगातार देखेंगे जिनको जरूरत है पहनने ओढ़ने के हिसाब से। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब भी यहाँ पर एक करेक्शन का इंतजार कर सकते हैं। बाजार इतना ज्यादा चढ़ चुके हैं तो कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर जरूर जताई जा रही है, लेकिन आप शॉर्ट करके काम करें ऐसा अभी भी आपको कोई यहाँ पर एडवाइस नहीं करेगा। मार्केट्स में ये माना जा रहा है कि हायर हाईज आप सोने और चांदी दोनों में ही इस पूरे साल में बरकरार देखेंगे। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए। और गर्मियों को लेकर ब्लू स्टार ने लॉन्च किए हैं बम्पर एसी, बताएंगे ब्रेक के बाद। के बाद आपका स्वागत है। अब कुछ और खबरें आपको बताते हैं। वेदर एजेंसी स्काईमेट ने इस साल के मॉनसून को लेकर अनुमान जारी किया है। स्काईमेट के मुताबिक इस बार देश में सामान्य मॉनसून रहेगा। साथ ही एल नीनो पर बात करते हुए स्काईमेट ने कहा कि अभी भी एल नीनो की स्थिति बनी हुई है और उसे कमजोर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। यकीनन एक अच्छी खबर है मॉनसून के फ्रंट से, और 102% जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है एक अच्छा मानसून की गिनती में होगा। और अच्छी बात यह है कि जो उसके कोर मानसून मंथ्स हैं जुलाई और अगस्त, उसमें और विशेषकर उसमें से भी जो जुलाई का महीना होगा उसमें एक देश भर में अच्छी वर्षा की संभावना रहेगी। अगर आपने इनकम टैक्स की छूट पाने के लिए कोई एचआरए क्लेम किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सफाई जारी करते हुए कहा है कि सभी एचआरए क्लेम की जांच के लिए कोई स्पेशल ड्राइव शुरू नहीं की गई है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, पहले तो ये खबर आई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एचआरए क्लेम की जांच शुरू कर दी है, और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि ऐसी कोई भी स्पेशल ड्राइव नहीं शुरू की गई है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? दरअसल पिछले कई दिनों से यह अफवाह काफी तेजी से फैल रही है कि इनकम टैक्स विभाग सभी एचआरए क्लेम की जांच करने जा रहा है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने इन अफवाहों का खंडन किया है और कहा है कि वो कोई ऐसी जांच नहीं कर रहा है या फिर ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाई है जिसके तहत सभी पुराने एचआरए क्लेम की जांच की जाए। दरअसल मामला यह था कि इनकम टैक्स विभाग ने जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की जांच करता है, फिर अलर्ट जो आता है उसके आधार पर जांच की तो यह पता चला कि कई लोगों ने मोटी रकम का एचआरए क्लेम किया है, और इसके एवज में जो पैन लगाया वो पैन भी गलत लगाया, क्योंकि जिसका पैन लगाया उसके खाते में तो एचआरए क्लेम वाली रकम पहुंची ही नहीं थी। यानी क्लेम ये किया कि हमने इतनी मोटी रकम रेंट के तौर पर दी, जिसको रेंट देने के दावे किए गए उसके पास रेंट पहुंचा ही नहीं था। हद तो तब हो गई थी जब एक ही कंपनी के कमोबेश सभी कर्मचारियों ने एक ही पैन दे करके एचआरए क्लेम किया था। तो इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद इनकम टैक्स विभाग सजग हुआ था और ये मामला टैक्स पेयर्स तक पहुंचाया था। और वो पहुंचाया था क्योंकि मामला था कारोबारी साल 2020-21 का, और उसके लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख होती है 31 मार्च 2024, जो कुछ दिन पहले बीत गई। तो ऐसे लोग चाहते तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे, और इस मामले के सामने आने के बाद ही अफवाह उड़ी थी। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या सभी लोग शांति से चैन की नींद सो लें? ऐसा नहीं है। अगर किसी भी शख्स ने मोटी रकम एचआरए के तौर पर क्लेम किया है और गलत पैन लगाया है या फिर गलत क्लेम किया है तो सतर्क हो जाइए, आपके पास अभी भी मौका है। मौका यह है कि 2 साल तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसमें बता सकते हैं कि हमने दरअसल गलती से एचआरए क्लेम कर दिया, हमारी टैक्स की देनदारी इतनी बनती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जितनी टैक्स की देनदारी बनेगी, पहले 1 साल में 25% और 2 साल में 50% पेनल्टी देकर के आप बच सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की हमेशा से जांच होती है, और जांच होगी तो हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स विभाग की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़े।
शुक्रिया लक्ष्मण जी ये पूरी खबर हमें बताने के लिए। तो अब बढ़ते हैं आगे। गर्मी के सीजन की शुरुआत हो गई है और ब्लू स्टार ने 100 से ज्यादा एयर कंडीशनर लॉन्च किए हैं। अफोर्डेबल और प्रीमियम दोनों कैटेगरी में एयर कंडीशनर को लॉन्च किया गया है। नए एयर कंडीशनर के दाम की बात करें तो ये 30,000 से शुरू होता है। ब्लू स्टार के MD बी त्यागराजन से मैंने ये खास बातचीत की है, देखिए। Affordable for the consumers. And this is a big event. The weather forecast is favorable. It's an IPL season, it is vacation, and combined with big elections that are happening. So the sentiments are high, and the industry, because last year was, that is summer of 2023 was not good. And so it's a big arena. Now what happens generally is, if it is a big event, so you take for example soccer World Cup or a World Cup cricket, everybody raises their level of performance. So the industry has raised its level of performance, so there is intense competition, everybody putting in their best in terms of product range or the pricing or the installation service, and I think we are doing well. So schemes will be there based on the 8 years and all, but the thing is whether we have stepped up in terms of new range of products, stepped up in range of faster delivery and execution and service. That's where it is. All right, sir. As per the IMD, they have predicted कि इस बार बहुत सीवियर गर्मी का सामना करना पड़ेगा, खास तौर पर अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें. सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ सेल इफ वी कंपेयर from the last year? So my estimate is that it should be at least 20% growth. Blue Star is targeting around 25% growth summer to summer. And most importantly, a new range of heavy duty air conditioners meant for northern region. That should be doing well. चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता देते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। अगर हमें नौकरी बदलने की टेंशन ना रहे तो सोचिए कितना अच्छा होगा। दरअसल हाल ही में एक स्टडी हुई है जिसमें लोगों ने एक ही कंपनी में बने रहने की वजह को बताया है, साथ ही साथ क्या कुछ वजह है एक ही नौकरी में रहने पर, इस पर आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर।